चलिए बेटा, थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पर। देखो, ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरी आप एक बार अच्छे से सुन लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगी। जैसे आप इसको, आपको नोट्स आपके सामने ही है, आप इसको ध्यान से सुनकर दिमाग में बिठाना, और आपको एग्जाम में की पॉइंट मद्देनजर रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, मेमोरी में रखने हैं, फिर आपको अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलिए देखो, चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस। और ये सारी थ्योरी आपकी पूरी स्टडी मटेरियल से कवर्ड है, मतलब एक एक लाइन, एक एक पार्ट कवर्ड है। चलिए, फर्स्ट आता है कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल। बिल्कुल सिंपल है। पहली बात तो कॉमन सेंस लगाओ अपनी। कंट्रोलेबल मेरे नियंत्रण में है, मतलब मैं चाहूं तो सही करूं, मैं चाहूं तो ना सही करूं। कंट्रोल मेरे नियंत्रण में है, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, परचेज वेरिएंस के कंट्रोल में है भाई, कि भाई 2 रुपए पर किलोग्राम खरीदना है, तो अगर वो नहीं खरीद रहा, 2.5 रुपए में खरीद रहा है, इसका मतलब वो नियंत्रण से बाहर जा रहा है, वाला इसका मतलब वो लापरवाही कर रहा है। तो जो वेरिएंसेस उनके कंट्रोल में होते हैं और फिर वो लापरवाही की वजह से एडवर्स आते हैं, तो उनको बोलते हैं कंट्रोलेबल वेरिएंसेस। अनकंट्रोलेबल उसके नियंत्रण में ना हो, नहीं, मतलब हमने स्टैंडर्ड बनाया था 2 रुपए पर किलोग्राम का, ठीक है, बियॉन्ड कंट्रोल रीजंस, जो भाई मेरे बस का नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए, फसल है क्रॉप्स, तो उसके फसल खराब हो गई तो सबने रेट बढ़ा दिए शॉर्ट सप्लाई की वजह से, तो वो वेरिएंसेस कराएंगे अनकंट्रोलेबल। मतलब किसी भी कारण की वजह से ऐसा हो जो वो कंट्रोल कर सकता हो और फिर ना करा हो, कंट्रोलेबल। जिस कारण की वजह से वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, जैसे प्लानिंग, यानी रेट बढ़ गया गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से या मार्केट के रेट की वजह से, तो वो कहलाएंगे अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस। वो कहलाएंगे हमारे अनकंट्रोलेबल, जिसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है। समझ के बात भी, कंट्रोलेबल वेरिएंस मतलब वो वेरिएंस जो अराइज होते हैं इनएफिशिएंसी की वजह से। कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट का मतलब मैनेजर, जो इनएफिशिएंसी की वजह से आते हैं वो कंट्रोलेबल। मतलब लेबर एफिशिएंसी एडवर्स, नहीं, तो लेबर पर सुपरवाइजर ने ध्यान ही नहीं रखा, लेबर काम कर रहा है, अपना फोन सुन रहा है, तो काम धीरे धीरे हो रहा है। ड्राइवर है, अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो बीच में फोन भी आ रहा है, तो इसका मतलब हम उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जबकि कर सकते हैं। तब जो वेरिएंसेस आते हैं वो कहलाते हैं कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस जो अराइज होते हैं उन फैक्टर की वजह से, ठीक है, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल या डिपार्टमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से रेट बढ़ गए, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से रेट बढ़ गए, या मार्केट में सबके रेट बढ़े, मार्केट चेंज हो गई, तो उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो कहलाते हैं अनकंट्रोलेबल। बोलो, क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं सेकंड पर। तो आपको यही लिखना है कि वो वेरिएंस जो इनएफिशिएंसी की वजह से आते हैं कंट्रोलेबल, जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं मैनेजमेंट के या डिपार्टमेंट के, वो अनकंट्रोलेबल। एग्जांपल लिख देना। हाँ जी, यहां पर आप एग्जांपल लिख सकते हो, नहीं, जैसे ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, नहीं, या चेंज इन रेट, चेंज इन रेट ड्यू टू मार्केट चेंज। ओके, चलिए, अब आते हैं सेकंड पर, बहुत ध्यान से। एक्सप्लेन अबाउट वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब वो कह रहा है कि वेरिएंस एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से वो एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड को डिफाइन कर देना कि भाई एब्जॉर्प्शन, यानी ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे कि सारे खर्चे एक रेट से बांटते थे। यहां पर सारे खर्चे पहले एनालाइज करते हैं, उनको एक्टिविटी से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रोडक्ट पर एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं। मतलब जैसे सेटअप का खर्चा है, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, वो नंबर ऑफ सेटअप से बांटेंगे, है ना। पैकिंग का खर्चा है, बैच वाइज बांटेंगे। यही तो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिविटी को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो सिंपल सी बात ध्यान से सुनना कि यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले
दोनों में, ट्रेडिशनल में और यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। प्राइस वेरिएंस वहां पर क्या होता था, डिफरेंस ऑफ प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रेट फॉर एक्चुअल एक्टिविटीज, राइट। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा दूं तो हम ये कहेंगे, हाँ जी, हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो हम ये कहेंगे कि सर प्राइस वेरिएंस एक्टिविटी बेस में क्या होता था, डिफरेंस ऑफ प्राइस, डिफरेंस ऑफ प्राइस है ना, मल्टीप्लाई एक्चुअल इनपुट। यहां पर एक्चुअल इनपुट की जगह, एक्चुअल इनपुट की जगह क्या आ जाएगा, एक्चुअल एक्टिविटी आ जाएंगी, एक्चुअल एक्टिविटी आ जाएंगी। ओके, और दूसरा यूसेज वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, हाँ जी, डिफरेंस ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंस ऑफ रिसोर्सेज है ना, what the resource we should consume, what the resource we actually consumed, multiply by standard rate, यानी पर इनपुट, ये होता था। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, कितने एक्टिविटी कंज्यूम हो जानी चाहिए, अब हो जाएगा स्टैंडर्ड एक्टिविटी, राइट। और कितनी एक्टिविटी कंज्यूम हुई, एक्चुअल एक्टिविटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितनी एक्टिविटी कंज्यूम हो जानी चाहिए और कितनी हुई, राइट। स्टैंडर्ड रेट पर एक्टिविटी, यानी स्टैंडर्ड रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। ओके, तो ये कहलाएगा एक्टिविटी बेस में, तो कोई फर्क नहीं हुआ है ना। इसका मतलब हुआ कितना प्राइस मैंने एक्सेस पे करा फॉर एवरी एक्टिविटी, और इसका मतलब हुआ कितने रिसोर्स हर एक्टिविटी पर, कितने रिसोर्स में कितनी एक्टिविटी मेरी ज्यादा कंज्यूम हुई या कम कंज्यूम हुई। क्लियर पार्ट, ये कहलाता है हमारा एक्टिविटी बेस के हिसाब से। ठीक है, अब एक बार जरा मैं आपको ये समझा दूं, देखो क्या कहना चाहता है। हाँ जी, ये वाला पॉइंट आपका ये है, देखो ये वाला पॉइंट, वो यूज द सिमिलर ट्रैक, सिमिलर ट्रैक यूज करते हैं वेरिएंस एनालिसिस के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, जो ट्रेडिशनल में था। प्राइस वेरिएंस क्या था, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज, है ना, सही में तो है। डिफरेंस ऑफ प्राइस फॉर एक्चुअल एक्टिविटी, एफिशिएंसी वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर मतलब एक्चुअल एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड एक्टिविटी टू मेक द आउटपुट। बात समझ में आ गई, कितनी एक्टिविटी कंज्यूम हो जानी चाहिए, कितनी हुई, इसको मल्टीप्लाई करते हो किससे, स्टैंडर्ड प्राइस पर एक्टिविटी, ठीक है, ताकि वैल्यू में आंसर आए। तीनों बातें समझ में आ गई, बोलो। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब एबीसी में ना हमें ये ध्यान में रखना है कि एजम्पशन लेके चलते हैं कि सारे खर्चे भले फिक्स्ड है, सेटअप ज्यादा खर्चे, कम सेटअप कम खर्चे रिकवर्ड, यानी वेरिएबल का नेचर प्ले करते हैं। सारे खर्चे हम वेरिएबल मान के चलते हैं जब तक वो स्पेशल ना कहे नहीं नहीं भाई ये फिक्स्ड है, तो हम इस एजम्पशन पर बेस्ड हैं कि सारे खर्चे बेसिकली वेरिएबल बिहेव करते हैं। ओके, राइट, तीनों बातें समझ में आ गई। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस को वही समझाते हैं हम, क्या कि कितने रिसोर्स कम यूज करे और कितने रिसोर्स मैंने ज्यादा यूज करे, और एक्सपेंडिचर कितना प्राइस कम या ज्यादा पे कर। और यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत होना भी कोई? हाँ जी, ठीक है। अब दो पॉइंट, वेरिएंस एनालिसिस कैन बी अप्लाइड और टू एक्टिविटी कॉस्ट, मतलब वेरिएंस एनालिसिस को एक्टिविटी के हिसाब से रिलेट करो। ट्रेडिशनल में पर आवर है ना, पर किलोग्राम, यहां पर एक्टिविटी, ताकि मुझे ये समझने में आसानी हो कि क्यों एक्टिविटी कॉस्ट चेंज हो रही है स्ट्रेटेजिक बजट मतलब बजट से। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक्टिविटी की कॉस्ट जो मैंने सोची थी और जो है क्यों बदल रही है, वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, इंटरप्रिटेशन कॉस्ट वेरिएंस,
डिफरेंट एक्टिविटीज का, इससे पता लगेगा कि क्या हमारी कॉस्ट आउटपुट लेवल पर, बैच लेवल पर, प्रोडक्ट सस्टेनिंग और फैसिलिटी सस्टेनिंग। फैसिलिटी का मतलब जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी सेटअप का, पैकिंग का, डिलीवरी का। बोलो क्लियर हो क्या पार्ट? एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दूं। अगर आपसे एग्जाम में ये आए, ये भी वेरिएंस एनालिसिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इसको एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले आप ये कहोगे कि हम वेरिएंस एनालिसिस को एक्टिविटी में जब एनालाइज करेंगे तो हमें ये फायदा होगा कि ये पता लगेगा कि एक्टिविटी का बजट और एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो कितना है, राइट। और फिर ये पता लगेगा कि ट्रेडिशनल और यहां में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्राइस वेरीज वहां था, डिफरेंस ऑफ प्राइस फॉर एक्चुअल इनपुट, यहां भी वही होगा, डिफरेंस ऑफ रेट पर एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी कंज्यूम्ड। एफिशिएंसी वेरिएंस वहां था, डिफरेंस ऑफ रिसोर्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। यहां भी वही है कि एक्चुअल आउटपुट के लिए कितनी एक्टिविटी कंज्यूम होनी चाहिए, कितनी एक्टिविटी कंज्यूम हुई, मल्टीप्लाई विद द स्टैंडर्ड रेट पर एक्टिविटी। अब स्टैंडर्ड रेट पर एक्टिविटी कहो या पर कॉस्ट ड्राइवर, एक ही मतलब है, ठीक है। एफिशिएंसी ये दिखाएगा कि कितनी एक्टिविटी मैंने ज्यादा कंज्यूम करी जितनी होनी चाहिए थी, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिखाएगा कितना मैंने खर्चा पर एक्टिविटी ज्यादा किया। बोलो क्लियर है बेटा? ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल। हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट लर्निंग कर्व इंपैक्ट ऑन वेरिएंसेस। बिल्कुल सिंपल। पता ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के साथ में 4-6 नंबर के जरूर आते हैं। तो अगर वो आपसे पूछे कि लर्निंग कर्व का इंपैक्ट बताओ वेरिएंस पर, तो सबसे पहले आपको बताना है लर्निंग कर्व को परिभाषित करना है और फिर इंपैक्ट बताना है। तो ध्यान से सुनो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लर्निंग कर्व का मतलब होता है कि पहली बात, जब भी हम कोई काम रिपीट करते हैं एक जैसा, हर बार नया नहीं, एक जैसा काम, मतलब एक चेयर है, अगली बार भी चेयर बनाएगा वर्कर, अगली बार भी चेयर बनाएगा। ये नहीं कि पहली बार चेयर, अगली बार बेंच, अगली बार अलमारी, नहीं, हर बार वो सेम काम रिपीट करेगा। तभी जो टाइम पहले लग रहा था अगली बार टाइम कम लगेगा। राइट? क्यों? लर्निंग की वजह से, क्यों? एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि वो सीखेगा। राइट? तो ये तो हुई लर्निंग कर्व की डेफिनेशन, यानी जैसे जैसे काम रिपीटेशन में आता जाएगा आइडेंटिकल सेम, तो टाइम कंजम्पशन कम होता चला जाएगा, उसकी वजह से कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। ये तो हुई लर्निंग कर्व की परिभाषा। परंतु ये बार और फिर एक स्टेबल स्टेज तक होगी। ये तो ना कि पहली बार 10 घंटे, अगली बार 8 घंटे, फिर 6 घंटे, ऐसे करते करते 0 नहीं, एक स्टेबल स्टेज तक आएगी। और ये मैनुअल पर होगी। अगर कोई ऑटोमेटेड मशीन है उस पर लर्निंग अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन तो पहले यूनिट से ही स्टेबल स्टेज पर आ जाती है। तो लर्निंग कर्व अप्लाई ऑन नॉन ऑटोमेटेड या लेस ऑटोमेटेड। ठीक है, अब ये तो लर्निंग कर्व की परिभाषा होगी, के बारे में चर्चा होगी। फिर वेरिएंस। अब आप कहोगे कि लर्निंग कर्व को मद्देनजर रखते हुए हम ये अंदाजा लगाएंगे कि एक पहला प्रोडक्ट को बनाने में टाइम कितना लग रहा है। अब अगर वो दूसरा प्रोडक्ट है तो टाइम कम लगेगा, तो स्टैंडर्ड हिसाब से सेट करोगे ताकि एक्चुअल हिसाब से कंपेयर करें। राइट? तो लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन की सहायता से आप ये बताओगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, पहली बार बना रहे, दूसरी बार बना रहे, तीसरी बार बना रहे, कितनी बार बना रहे हैं। राइट? जितना इनिशियल होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितना स्टेबल स्टेज के पास आएगा उतना टाइम और कम लगेगा। तो स्टैंडर्ड सेट सही हो जाएगा, तभी एक्चुअल से कंपैरिजन ठीक से हो पाएगा, तभी वेरिएंसेस आ पाएगा। राइट भाई? तो मेन दो बातें होगी इसमें, क्या कि रिपीटेटिव नेचर में लगेगा, ठीक है, ऑटोमेटेड मशीन पर नहीं लगेगा, और कंजम्पशन ऑफ टाइम डिक्रीज होगा जैसे जैसे आउटपुट रिड्यूस होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये हेल्पफुल है, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूं, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, उस हिसाब से स्टैंडर्ड डिफाइन होगा, तब एक्चुअल से कंपैरिजन होगा। ठीक है बेटा? तो मैं अगर शॉर्ट में आपको बता दूं तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, कि सबसे पहला पॉइंट कहोगे ड्यू टू ये लर्निंग कर्व किस पर अप्लाई होता है? हाँ जी,
नॉन ऑटोमेटेड पर, ठीक है। हाँ जी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक पर अप्लाई नहीं होगा ना, ठीक है। दूसरा, जब काम रिपीट हो, रिपीट नेचर का काम हो और आइडेंटिकल हो और एक जैसा काम हो, ठीक है। मतलब पहले चेयर बना रहे हैं, अगली बार टेबल बना रहे हैं, अगली बार अलमारी बना रहे हैं, तो फिर लर्निंग अप्लाई नहीं होगी। और ये एक स्टेबल स्टेज तक होती है, अप टू ए पर्टिकुलर, अप टू ए पर्टिकुलर स्टेज तक। ये तो ना कि जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है? हाँ जी, रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ टाइम, रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ टाइम, ठीक है, एज प्रोडक्शन इंक्रीज, एज प्रोडक्शन इंक्रीज, राइट। और लर्निंग कर्व की हेल्प से स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट कंजम्पशन ऑफ टाइम with the application of learning curve for subsequent unit, and then compare with actual। तभी हमारा करेक्ट वेरिएंस आता है। ये आपको पॉइंट समझने हैं नहीं, अब इसको एलाबोरेट कर देना। तो क्या क्या पॉइंट आए? रिपीटेशन नेचर हो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो, कंजम्पशन ऑफ टाइम रिड्यूस होता है जैसा आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन पर नहीं लगता है, नॉन ऑटोमेटिक पर लगेगा, और कौन सा प्रोडक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उस हिसाब से स्टैंडर्ड फिक्स होगा, फिर एक्चुअल से कंपेयर होगा, तब से ही वेरिएंस आएगा। ठीक बात है। चलिए इसी को देख लेते हैं। ये कहता है लर्निंग कर्व एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब एक जैसे होता है ना एपीजीपी, कम होता चला जाता है, विच रिवील्स डिक्रीजिंग इन कॉस्ट, ठीक है, रिपीटेटिव ऑपरेशन और आइडेंटिकल। होगी बात सुने कि कॉस्ट हमारी कम होती चली जाएगी क्योंकि टाइम कम लगेगा, राइट। रिपीटेशन होगा और एक जैसा प्रोडक्ट, आइडेंटिकल, ठीक है। अब वही बात आ गई इसी को, अमाउंट ऑफ डिक्रीज विल बी लेस एंड लेस विद ईच सक्सेसिव यूनिट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे टाइम कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो मोर एफिशिएंट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। प्रत्येक एडिशनल यूनिट में टाइम कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंप्रूवमेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा, मैन आवर्स कम लगेंगे लर्निंग की वजह से। यही बात कह रहे हैं, ये तीनों एक ही बातें हैं लगभग, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑटोमेटेड मशीन पर नहीं लगेगा, automated manufacturing unlikely to have variation, regular learning curve less automated process पर where learning occur होता है, it is important to take resulting decline in labor hour and cost। अब जब लेबर आवर्स कम लगेगी तो कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है, सेटिंग स्टैंडर्ड में, ताकि प्राइस उस हिसाब से निर्धारित किए जा सके और वर्क शेड्यूल उस हिसाब से। तो क्या कहना चाहते हैं? ऑटोमेटेड मशीन पर नहीं लगेगा, नॉन ऑटोमेटेड पर लगेगा, क्योंकि नॉन ऑटोमेटेड पर सीखते हैं और टाइम कम लगता है। और लर्निंग कर्व की हेल्प से स्टैंडर्ड टाइम एनी बैच और यूनिट, एनी का मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कैन बी कंप्यूटेड, देन कंपेयर विद एक्चुअल डाटा विद द स्टैंडर्ड एंड कंप्यूट द करेक्ट वेरिएंस। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये था फॉर लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बोलो क्लियर है बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन अबाउट रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस। मतलब ये कहना चाहता है कि वेरिएंस एनालिसिस में ना रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच को आप एक्सप्लेन करो। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले तो आप वेरिएंस एनालिसिस को डिफाइन कर दोगे कि भाई वेरिएंस एनालिसिस में ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं हम, एक्चुअल आउटपुट जो मैंने बनाया उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए और कितनी है, वो वेरिएंस होता है। एक ये बात बोल दोगे,
बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आप ये कहोगे कि सर ये ना बात बिल्कुल सही है, कब? तब जब मेरे पास रिसोर्स अनलिमिटेड हो, मतलब सफिशिएंट हो, मतलब जैसे आप कहो यूसेज वेरिएंस, मैं प्राइस वेरिएंस की बात कर ही नहीं रहा, यूसेज वेरिएंस मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में सर जी 4 किलोग्राम का मटेरियल चाहिए और हमने लगा दिया 5 किलोग्राम, समझना। तो अगर मेरे पास मटेरियल है नहीं तो ज्यादा मटेरियल लगा, केवल मटेरियल का नुकसान हुआ, केवल मटेरियल का नुकसान हुआ नहीं भाई। बट अगर सोचो कि सर जी मटेरियल लिमिटेड है, अगर मटेरियल मेरे पास लिमिटेड है तो भाई मटेरियल एक तो वैसी टोटे पड़ रहे हैं, वैसी मटेरियल शॉर्टेज में है और आप और ज्यादा उसको यूज कर रहे हो, तो मटेरियल अगर शॉर्ट सप्लाई में हो जाता है ना, ठीक है, तब थोड़ा सा ट्रेडिशनल वेरिएंसेस में प्रॉब्लम आती है, फिर वो एम्बिगियस कहलाता है, मतलब अस्पष्ट, फिर वो अस्पष्ट कहलाता है, फिर वो सही राह नहीं दिखाता। मतलब सर जी अगर मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है और आप उसको बेकार यूज कर रहे हो, तो शॉर्ट सप्लाई की वजह से एक्सेस यूज तो हो ही रहा है बट प्रोडक्ट भी नहीं बन पा रहा, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं ऐसे एग्जांपल लूं, एक प्रोडक्ट को बनाने में ना मान लो 4 किलोग्राम का मटेरियल चाहिए और आपने ना 8 किलोग्राम लगा दिया, नहीं तो अनलिमिटेड मटेरियल होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 किलोग्राम फालतू लग गया, मटेरियल की कॉस्ट बेकार गई। परंतु अगर शॉर्ट सप्लाई में होता है मटेरियल तो 4 किलोग्राम और लगाना, उसकी वजह से एक और प्रोडक्ट नहीं बना, ना बिका, तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सेल्स वालों ने गलती करी, एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेल्स वालों ने गलती करी कि प्रोडक्ट नहीं बेचा, फिर मैं ये कहूंगा कि यार सेल्स वाले क्या कहेंगे, सर बनता तो बेचता ना, बनता तो बेचता ना, तो इसका मतलब तब एक प्रोडक्ट ना बनकर बिकने की वजह से जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा वो यूसेज वेरिएंस में काउंट हो जाएगा। ये रेलिवेंट अप्रोच हुआ। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर हो गया? तो देखो अब सबसे पहले क्या कहेंगे हम, ट्रेडिशनल अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है, इज कंप्यूट वेरिएंस बेस्ड ऑन टोटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन एंड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई टू प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका? ट्रेडिशनल अप्रोच में वेरिएंस किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इतना लिखना है आपको सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा, अब आगे कहोगे कि ये अस्पष्ट है जब हमारे पास लिमिटेड होते हैं रिसोर्स, मतलब ये वाली परिभाषा तब होती है जब लिमिटेड नहीं होते, जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो तब तो ठीक है कि भैया प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस अगर एडवर्स आ रहा तो ठीक है, आपने एक्सेस मटेरियल यूज किया तो मटेरियल की कॉस्ट का नुकसान हुआ। बट अगर मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, अगर मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो नॉट ओनली टू इंक्रीज एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब अगर रिसोर्स लिमिटेड हैं तो मटेरियल जो बेकार गया है, 4 किलोग्राम की जगह 8 किलोग्राम लगाया तो ठीक है, एक्स्ट्रा जो 4 किलोग्राम लगा उसकी कॉस्ट तो लगी, बट उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ, यानी उसकी वजह से जो मैं प्रोडक्ट नहीं बना पाया, क्योंकि मटेरियल लिमिटेड है ना, तो उसकी वजह से जो मैं प्रोडक्ट नहीं बना पाया, नहीं बिका, कंट्रीब्यूशन लॉस भी लो। ये रेलिवेंट अप्रोच है। बोलो समझ में आ गई बात भी? क्लियर है? तो अगर रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब मटेरियल एक्सेस खरीदने की कॉस्ट, लेबर ज्यादा लगे तो एक्सेस लेबर कॉस्ट, वो तो लगेगी यानी कॉस्ट इनकर्ड, बट उनकी वजह से जो प्रोडक्ट नहीं बना, नहीं बिका, वो कंट्रीब्यूशन लॉस, ये भी लेना है। दिस इज कॉल्ड रेलिवेंट अप्रोच, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि लॉस कंट्रीब्यूशन को भी वेरिएंस में लिया जाए। अच्छा, ये अप्रोच जब यूज करते हैं तो प्राइस और एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? क्योंकि भैया प्राइस तो परचेज कर रहे हैं ना, नहीं अब रिसोर्स लिमिटेड हो तो जितना परचेज करोगे महंगा या सस्ता, उससे लिमिटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया? तो ये आपको बताना है इसमें। क्लियर पार्ट भाई?
तो आप क्या कहोगे इसके अंदर, हाँ जी, कि अगर रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच बतानी है हमारे को, अगर हमें रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच बतानी है तो आप सिंपल सी बात ये कहोगे कि सर सबसे पहली बात कि वेरिएंस को डिफाइन कर दोगे। क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, दूसरी बात ये तब लगेगा जब हमारे पास रिसोर्स, हाँ जी, अनलिमिटेड हैं, तब तो ठीक है। ठीक है, तब तो हमारी सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट आएगी। बट अगर रिसोर्स लिमिटेड है, बट अगर रिसोर्स मेरे पास लिमिटेड होते हैं तो हमारे पास ये अप्रोच एम्बिगियस हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। तो एक्विजिशन कॉस्ट, तब एक्विजिशन कॉस्ट काम की आएगी, एज वेल एज कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, ये दोनों रेलिवेंट हो जाएंगी। इन दोनों को मुझे लेना पड़ेगा, दीज आर कॉल्ड रेलिवेंट। ओके, कंट्रीब्यूशन लॉस का मतलब क्या होगा कि द गुड्स जो मैं नहीं बना पाया, विच आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, जो मैं नहीं बना पाया, राइट, ड्यू टू एक्सेस रिसोर्सेस, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस। बोलो क्लियर है पार्ट भी? भाई अगर मटेरियल ज्यादा कंज्यूम कर दिया तो मटेरियल का जो खर्चा हुआ वो तो हुआ ही, उस वजह से गुड्स नहीं बन पाया, नहीं बना, नहीं बिका, तो वो सेल्स मैनेजर कहेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये प्रोडक्शन वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहेंगे। और इस अप्रोच में प्राइस वेरिएंस का कोई रोल नहीं है, प्राइस वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो तो महंगा खरीदा या सस्ता खरीदा। बोलो क्लियर हो गया पार्ट? चलिए अब एक बार जल्दी से नोट कर लो। देखिए अगला है एक्सप्लेन अबाउट वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग। बहुत ध्यान से सुनना। थ्रूपुट अकाउंटिंग पहले समझो, क्या कहना चाह रहे थे हम। थ्रूपुट अकाउंटिंग में हमारे पास कॉन्सेप्ट था बॉटलनेक रिसोर्सेज का। बॉटलनेक समझते हो ना, कि बॉटल के नेक पर जितना पानी आएगा वो बाकी पूरी बॉटल में तो आ ही जाएगा। यानी अगर मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, मेरे पास अगर 3 प्रोसेस हैं, 3 मशीनें हैं, इससे मैं 100 यूनिट बना सकता हूं, इससे मैं 80 बना सकता हूं, इससे मैं 120 बना सकता हूं। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग में ये कहा गया था कि भाई जब आप 80 बना सकते हो मशीन 2 से, तो ये बॉटलनेक एक्टिविटी कहलाई। तो हम इनपुट 80 का करेंगे ताकि मशीन 1 अननेसेसरी पाइल अप ना करे मटेरियल, WIP ना रहे। क्योंकि अगर 100 बनाऊंगा, मतलब 100 पर कटिंग करूंगा और 80 पर स्टिचिंग होगी, तो 20 हर बार पाइल अप हो जाएगा, और फिर यहां तो 80 जाएंगे, और ये 120 पर कैसे पैकिंग करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग में समझा था कि हम 80 को प्रोसेस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बस हर मशीन पे ये देखेंगे कि बफर स्टॉक कितना रखें, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा वेस्टेज हो जाए, मतलब बेसिकली मशीन 2 पर भाई ये हमारा बॉटलनेक है, यानी यहां पर जो बनेगा वो सबसे बन जाएगा। तो यहां पर अगर कभी एफिशिएंसी डाउन हुई, ध्यान से ना, यहां पर कभी अगर एफिशिएंसी डाउन हुई तो हमारे पास 80 से भी कम बनेंगे, जबकि बाकी भी बन सकते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए यहां पर हम बफर स्टॉक रख देते थे, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक बात है। अब इसको वेरिएंस एनालिसिस में कैसे समझेंगे हम, बिल्कुल पहले तो इसी को एक्सप्लेन कर देना अपनी लैंग्वेज में आप, और फिर आप ये कहना कि वेरिएंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हर एक अलग अलग प्रोसेस की एफिशिएंसी और प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, है ना, पूरे की कंप्लीट नहीं निकालते। थ्रूपुट अकाउंटिंग में कंप्लीट ही निकालते थे। तो यहां वेरिएंसेस एनालिसिस हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग में अप्लाई नहीं आ पाता और रिजल्ट देता है। ज्यादा से ज्यादा बस ये कर सकते हैं कि जो बॉटलनेक एक्टिविटी है, कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्सेज है, इसको बोलते हैं टर्मिनल, यानी जहां अंत, इसको बोलते हैं टर्मिनल रिसोर्सेज, यानी इस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो कि इस पर आप बफर स्टॉक इतना रखो कि इसकी एफिशिएंसी अगर कम होती है तो हमारा प्रोडक्शन फ्लो ना रुके, इतना कर सकते हैं बस। क्लियर बात, यही आपको लिखना है। चलिए एक बार समझा देता हूं। वेरिएंस एनालिसिस हैज नो एम्फेसिस ऑन द कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्सेज, मतलब ये जो कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्सेज है ना, यहां कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्सेज का मतलब यह है कि भाई किसी भी मशीन पर रिसोर्सेज कम उपलब्ध हो तो वेरिएंस एनालिसिस का कोई प्रभाव, कोई
इम्प्लीकेशन नहीं आ पाता है। क्यों? इट्स ए बेस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्योंकि जो वेरिएंस एनालिसिस है वो एफिशिएंसी निकालती है नहीं, और हर पार्ट की कॉस्ट को निकाला जाता है, ना कि पूरे सिस्टम की प्रॉफिट को निकाला जाता है। मतलब वेरिएंस एनालिसिस हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैनेजर की एफिशिएंसी निकालोगे, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग नहीं। तो जब फर्स्ट मैनेजर की एफिशिएंसी निकालोगे तो उसको ये कहोगे भाई तू 100 बना सकता था, 80 बना रहा है, तेरी एफिशिएंसी डाउन है, तो गलत हो गया भाई, मैं क्या करूं, आगे वाला नहीं बना सकता ना। तो इसका मतलब वेरिएंस एनालिसिस हमारे को सही रिजल्ट नहीं देता है, यही कह रहे हैं। इसलिए ए फर्म में फाइंड इट अटेन्स एक्सेलेंट एफिशिएंसी एंड प्राइस वेरिएंस बाय लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग राउंड एंड बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी। ये तो अलग पॉइंट हो गया कि भाई हम एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी ले सकते हैं कब, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर, और प्राइस वेरिएंस फेवरेबल ले सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद लें तो बल्क डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अलग अलग का। ए सिस्टम बेस्ड कांस्टेंट मैनेजमेंट विल लाइकली टू शो वेरी ऑड रिजल्ट अंडर वेरिएंस रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब जो कांस्टेंट मैनेजमेंट है, जो हमारा कांस्टेंट मैनेजमेंट है, क्या कि भाई मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 से इतना पास आउट करो जो सबसे पास आउट हो जाए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको अजीब से रिजल्ट देगा वेरिएंस रिपोर्टिंग में, सही परिणाम देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप मैनेजर 3 को बोलोगे या तू 180 120 बना सकता है, तुम तो 80 बना रहे हो। तो कांस्टेंट मैनेजमेंट में वेरिएंस एनालिसिस ऑड रिजल्ट देगा। बल्कि फॉर एग्जांपल टर्मिनल अपस्ट्रीम समझ गए, बॉटलनेक यानी M2। ठीक है, फ्रॉम द कांस्टेंट रिसोर्सेज रन्स आउट ऑफ वर्क, मतलब M3 टर्मिनल रिसोर्सेज का मतलब M3, जहां पर हम ज्यादा बना सकते हैं, बट क्योंकि M2 से कम निकल रहे हैं तो इसलिए M3 को कम बनाना पड़ेगा। तो वो काम खाली रह सकता है, तो आप कहोगे आइडियल वेरिएंस है, वो खाली इसलिए है कि M2 पर कम बन सकते हैं। तो मैनेजर फंक्शनिंग अंडर थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम विल शट डाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ अननेसेसरी लेवल ऑफ WIP। यहां पर बस ये कहना चाह रहा है कि भाई जो आगे का प्रोसेस है, ठीक है, वो हो सकता है खाली बैठे क्योंकि पीछे से यूनिट कम आएगा। अगर वो अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज करेगा तो बेकार में WIP ब्लॉकअप होता चला जाएगा। तो इसलिए हम हर प्रोसेस की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, इसलिए वेरिएंस एनालिसिस सही रिजल्ट नहीं देता। हाँ जी, दिस विल रिजल्ट नेगेटिव लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि M3 का निकालूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि वो खाली बैठा है। खाली क्यों बैठा है? क्योंकि पीछे से कम आ रहा है। टर्मिनल स्टाफ इज नॉट एक्टिवली प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, क्योंकि वो एक्टिवली प्रोड्यूस नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी मजबूरी है। अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो WIP बच जाता, पाइल अप होता चला जाएगा। थ्रूपुट अकाउंटिंग डज यूज वेरिएंस एनालिसिस, कर सकते हैं, बट नॉट द वन यूज बाय ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल की तरह नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे? मेन एम्फेसिस इज ऑन ट्रैकिंग वेरिएशन इन द साइज ऑफ इन्वेंट्री बफर प्लेस्ड बिफोर constrained resources to confirm that constraint is never halted due to inventory। ये मेन पॉइंट आपका। आपको मेन क्या लिखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते जब हम कॉन्स्ट्रेंट मैनेजमेंट लगाते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका हाँ जी कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्सेज है, यानी बॉटलनेक, कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज को क्या बोलोगे? बॉटलनेक, जहां से कम बनेगा नहीं, वहां पर आप बस इतने बफर स्टॉक रखो ताकि यहां की एफिशिएंसी अगर डाउन होती है तो बाकी का प्रोडक्शन ना रुके, इन्वेंट्री शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन ना रुके। ये वेरिएंसेस एनालिसिस कर सकते हो। बोलो क्लियर पार्ट भी? तो आप ये कहोगे थ्रूपुट अकाउंटिंग में आपको ध्यान में क्या रखना है? हाँ जी, थ्रूपुट अकाउंटिंग में आपको ध्यान ये रखना है, मेन जो पॉइंट दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि वेरिएंस एनालिसिस जो ट्रेडिशनल अप्रोच लेते हैं हम क्या लेते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट भाई, वो लेते हैं हर एक ईच प्रोसेस की, हर प्रोसेस की प्राइस और एफिशिएंसी अलग अलग निकालते हैं। नहीं भाई,
तो यहां जो कॉन्स्ट्रेंट मैनेजमेंट है, जो कॉन्स्ट्रेंट मैनेजमेंट है यानी थ्रूपुट अकाउंटिंग, यहां पर ये ऑड रिजल्ट देगा, ये ऑड रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई वर्कर खाली बैठे, हो सकता है कोई वर्कर खाली बैठे। नहीं, क्यों खाली बैठे? क्योंकि वो नॉन बॉटलनेक एक्टिविटी है, क्योंकि वो नॉन बॉटलनेक एक्टिविटी है, नॉन कॉन्स्टेंट है, टर्मिनल रिसोर्सेज है, क्योंकि वो टर्मिनल रिसोर्सेज है। ठीक बात है। वो इसलिए खाली बैठा है कि वर्क इन प्रोग्रेस अननेसेसरी पाइल अप ना हो। नहीं, नो WIP पाइल अप, इसको बताने के लिए बैठा है। तो आप उसकी एडवर्स वेरिएंस निकाल दो तो कोई फायदा नहीं है। तो हम निकाल सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बस हम थ्रूपुट अकाउंटिंग में वेरिएंस लगा सकते हैं। कहां पर? हाँ जी, ओनली फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज ए बफर स्टॉक, एज ए बफर स्टॉक एट constrained resources, as constrained resources, right? हाँ जी, टू अवॉइड, हाँ जी, हॉल्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये आप लिखना है सिंपल लैंग्वेज में कि सर जो कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज है ना मेरा बॉटलनेक, वहां पर अगर एफिशिएंसी नेगेटिव आती है तो वो और कम हो जाएगा, तो मेरा प्रोडक्शन और रुक जाएगा। तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसा रखो कि वहां पर एफिशिएंसी वेरिएंस नेगेटिव ना आए। ठीक है भाई, चल एक बार कर लो। चलिए नेक्स्ट है, ये कहता है वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट हाई टेक्नोलॉजी फर्म। तो देखो इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कौन से होते हैं बेसिकली? हाँ जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जहां पर ऑटोमेटेड मशीनों से काम होता है अपने आप, हाई टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक मशीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑडियो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं। तो हम ये बात कहेंगे कि वेरिएंस एनालिसिस सभी में इक्वल इंपॉर्टेंस है, चाहे वो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर हाई टेक्नोलॉजी हो। अब बात आती है हाई टेक्नोलॉजी की, तो जो हाई टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उसमें ना लेबर हाई स्किल्ड होती है, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, उनकी कॉस्ट कमिटेड होती है। कमिटेड का मतलब होता है कि हमें वो कॉस्ट पे करनी ही है, कम प्रोडक्शन हो या ज्यादा हो। तो उनमें एफिशिएंसी वेरिएंस आप नहीं निकालोगे, आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि इतने हाईली स्किल्ड लेबर को आप कुछ कहो कि भाई तुमने काम ठीक से नहीं करा है, कि वो काम आज ठीक से नहीं कर रहा आधे घंटे, तो अगले पार्ट में वो इतना अच्छा कर देगा। तो वहां वेरिएंस निकालने का आप रिस्क ले ही नहीं सकते, आप उस हाईली स्किल्ड लेबर को लूज नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हाई टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं, जो हाई टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वहां पर लेबर वेरिएंसेस और फिक्स वेरिएंसेस नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि वहां लेबर अपने आप समझदार है, उन्हें पता है कि हमें काम कैसे करना है, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, दे नोज हाउ टू डू द वर्क। उनको किसी सुपरवाइजर की आवश्यकता नहीं है कि काम ठीक से करो, क्योंकि वो हाईली स्किल्ड है और सारी कंपनी का जो टेक्निकल पार्ट है वो उन्हीं पर निर्भर है। तो इसलिए वहां लेबर वेरिएंसेस नहीं निकालते, ना ही फिक्स्ड ओवरहेड, वो कमिटेड कॉस्ट होती है। केवल मटेरियल रह गया और वेरिएबल ओवरहेड पावर, कि उनके लिए जो मेटेरियल खरीदा जाता है वो सही से खरीदो, राइट, और जो पावर है वो यूज करो। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हाई एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है उसमें हम केवल दो वेरिएंसेस निकालेंगे, मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड, यानी फिक्स्ड ओवरहेड और लेबर वेरिएंसेस नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो लेबर होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं, उनकी कॉस्ट कमिटेड होती है और हम उनके वेरिएंस निकालकर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, राइट, कि अगर वो छोड़ के चले गए तो फिर आपको दूसरे हाईली स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाएंगे। क्लियर हो के पार्ट? चलिए तो अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ये कहता है
सबसे पहले ये वेरिएंस एनालिसिस अप्लाई टू ऑल, जनरली सबके लिए बराबर, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी, ऑडियो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिव, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे वॉशिंग मशीन हो गए, टीवी हो गए, ठीक है, मोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, सेमीकंडक्टर, ये कहलाते हैं हमारे हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें हाईली ऑटोमेटेड होता है और सारा पार्ट कंप्यूटराइज होता है। हाईली ऑटोमेटेड होता है, सारा पार्ट कंप्यूटराइज होता है, ठीक है। मैनी कॉस्ट, जो कि लार्जली वेरिएबल कहते हो, वो फिक्स हो जाती है, ठीक है। कमिटेड फिक्स कॉस्ट होती है। कमिटेड फिक्स कॉस्ट का मतलब यू हैव टू इनकर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फाउंड दैट टू वेरिएबल, कौन सा, मटेरियल और पावर। तो इनमें केवल दो वेरिएशन निकालेंगे, मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड, पावर, ठीक है। इन कंपनी में एम्फेसिस किस पे दिया जाएगा, सेम, मटेरियल और वेरिएबल यानी पावर पर। मच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेबर हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कमिटेड होते हैं अपने काम के लिए, उनकी कॉस्ट कमिटेड होती है। हम रिस्क नहीं ले सकते कि इनको छोड़ने का, इनको लूज करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। द रिजल्ट इज लेस लेबर, मतलब डायरेक्ट लेबर का वेरिएंस नहीं आता और वेरिएबल ओवरहेड का ज्यादा आता है। लेबर वेरिएंस हमारे लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि लेबर कॉस्ट हमारी कमिटेड है, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टेड टू वेरी विद आउटपुट, ओके क्लियर। तो ये कहना चाहते हैं, राइट। तो क्या कहोगे आप, वेरिएंस एनालिसिस इन हाईली टेक्नोलॉजी, हाँ जी, हाई टेक्नोलॉजी, इसमें क्या कहोगे। तो सबसे पहले कहोगे कि वेरिएंस एनालिसिस, सबसे पहली बात आप कहोगे कि जो वेरिएंस है, ठीक है, वो इक्वली इंपॉर्टेंस है, वो इक्वली रेलिवेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कंसर्न, ठीक है। दूसरी बात ये कहोगे आप कि हाई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड, अपने आप काम होता है, राइट। टेलीकम्युनिकेशन, नहीं, राइट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये कंपनी कहलाती है। टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, वॉशिंग मशीन, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, इनमें काम ऑटोमेशन मोड पर होता है। तो इन कंपनीज में, राइट, जो लेबर होते हैं हमारे, राइट, वो हाईली स्किल्ड होते हैं, जो लेबर होते हैं हमारे वो हाईली स्किल्ड होते हैं, राइट। तो उनकी कॉस्ट कमिटेड होती है, उनकी कॉस्ट कमिटेड होती है, यानी वो आपको पे करना ही है, यू हैव टू पे, राइट। तो इसलिए हम उनमें वेरिएंस नहीं निकालते। कमिटेड का मतलब हो गया यू हैव टू पे irrespective irrespective of hours done output। उनका काम प्रोडक्शन से या घंटों से लिंक नहीं होता, दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो कोई वेरिएंस निकालते ही नहीं है, ठीक है। इनमें क्या निकाल, लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड कह सकते हैं, कमिटेड होते हैं, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, फर्म कैन नॉट टेक ए रिस्क, ओके। हाँ जी, तो केवल जो वेरिएंस निकलेगा वो कौन सा निकलेगा फिर इसमें, मटेरियल, मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड दैट इज पावर। बोलो समझ आ गई बात, इतना आपको लिखना है, क्लियर। तो ये पी की पॉइंट ध्यान रखो, बाकी लिखवाई दिया, चलिए। हाँ, इसमें ना आप एक बात और कह सकते हो कि सर जो हाईली टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज होती हैं, इनमें ना रेगुलर अपडेट होता रहता है, इसमें आपका रेगुलर कॉन्टिन्यूअस आपका अपडेट होता रहता है, इंप्रूवमेंट होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं।
तो फिर इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता, राइट। ये आप और एक पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि नो रेलिवेंस फॉर वेरिएंस फॉर लेबर एंड ओवरहेड ड्यू टू, हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस चेंजेस, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चेंजेस, कॉन्टिन्यूअस चेंज होते रहते हैं इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट, तो इसलिए डिफिकल्टीज आती हैं, इसलिए हमारे पास डिफिकल्टीज आती हैं इन सेटिंग द स्टैंडर्ड, इन सेटिंग द स्टैंडर्ड। ओके, चल अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर। तो देखो इसमें आपको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर एरिया में इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो हम सर्विस दे रहे हैं, नहीं, जो हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, हेयर ड्रेस हो गए, ये आपको लिखना है पहले तो कि भाई सर्विस सेक्टर में कौन कौन आते हैं, जो गुड्स नहीं बनाते, जो सर्विस देते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉ फर्म हो गई, डेंटिस्ट हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए, ये कहलाते हैं सर्विस इंडस्ट्री में। तो यहाँ वेरिएंस एनालिसिस जब निकालोगे तो क्या होता है कि मेन इनका काम ओवरहेड कॉस्ट होती है, सर्विस कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं होते। तो यहां वेरिएंसेस एनालिसिस निकालने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच अगर हम करेंगे तो सर ओवरहेड कंट्रोल नहीं हो पाएगा इतना, तो क्योंकि सर ओवरहेड में क्या क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, फिर वॉल्यूम, है ना। अब वॉल्यूम थोड़ा ना कोई कि भाई आउटपुट कम बना रहे हैं ज्यादा बना रहे हैं, तो यहां पर हम सर्विस सेक्टर में एबीसी एनालिसिस यूज करें, एक्टिविटी बेस्ड, तो वो ज्यादा रेलिवेंट होगी। तो यहां पर कहोगे कि वेरिएंस एनालिसिस फॉर सर्विस सेक्टर इट्स बेटर टू फॉलो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल। चलो क्लियर बात, इतना आपको लिखना है, राइट। तो मैं आपको क्या कहता हूं शॉर्ट में, हाँ जी, वेरिएंस एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर। हाँ जी, इसमें आपको लिखना है कि सबसे पहली बात तो इक्वली इंपॉर्टेंस होता है ये, ओके, इक्वली इंपॉर्टेंस होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस, ओके। दूसरी बात, सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है वो लिखोगे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, नहीं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल फर्म्स, ठीक है, डेंटिस्ट, हेयर ड्रेसर्स, है ना, होटल, इस तरह के ये आते हैं। अब इनमें क्या होता है, हाँ जी, इनमें क्या होता है कि मेन जो ओवरहेड्स होते हैं, मेन ओवरहेड्स हमारे, हाँ जी, कौन से होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सर्विस कॉस्ट होती है ज्यादातर, सर्विस कॉस्ट ज्यादा होती है, ना कि प्रोडक्शन ओवरहेड, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहां पर हम कहेंगे ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल वेरिएंसेस ये इतना नॉट सो इफेक्टिव, ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, नहीं, टू कंट्रोल द, टू कंट्रोल
ओवरहेड, फिर क्या होगा, बेटर टू अडॉप्ट, हाँ जी, एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। क्लियर, ये आपको लिखना बस इसमें। चलो समझ आ गया कि सर्विस इंडस्ट्री में इक्वली इंपॉर्टेंस है वेरिएंस एनालिसिस। सर्विस इंडस्ट्री होती कौन कौन सी, डॉक्टर हो गए, लायर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए, होटल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट कौन सी होती है, सर्विस। तो ट्रेडिशनल से अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम वेरिएंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माल थोड़ा बना रहे हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। ओके, चलो हाँ जी, अगला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर। ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात समझो कि पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है। वो सर्विस इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, इधर फुल्ली और पार्शली, जैसे बीएचईएल हो गए, ठीक है, जैसे स्ट्रीट क्लीनिंग हो गई, है ना भाई, जो आपके साफ सफाई करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, जैसे भाई जो भी कंपनीज मैनेज्ड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ईदर पार्शली और इटसेल्फ फुली, वो कहते हैं पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यहां वेरिएंसेस हम कैसे निकालते हैं, जैसे बीएचईएल कह सकते हैं हम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं हम, है ना, इस तरह के, पब्लिक एजुकेशन कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीट क्लीनिंग कह सकते हैं। तो इनमें वेरिएंसेस कैसे निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इन टर्म्स ऑफ सर्विस यूनिट। तो यहां खर्चे हम मंथली बेसिस पर निकालते हैं कि भाई जो भी इनका खर्चा महीने में हुआ और होना चाहिए, वो वेरिएंसेस होता है। सिंपल सी बात है कि वेरिएंसेस कैसे निकालते हैं, मंथली बेसिस पर स्ट्रेटेजिक बजट बना लेते हैं, कितना खर्चा होना चाहिए, कितना खर्चा है। क्लियर बात। और फिर इन कहां से निकालते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, कि कितने खर्चे हो गए। अब जो खर्चे हो गए उसमें कई बार क्या देखा गया है कि ये कंपनी जो सर्विसेज लेते हैं उनका बिल नहीं आया, या बिल आ गया तो पेमेंट नहीं हुई, या जो खर्चे हैं उनके इवन एक्रू नहीं होते। तो ये तीन एडजस्टमेंट इनको करनी होती है, राइट। तो अब क्या कहोगे पब्लिक सेक्टर में, हाँ जी, आप कहोगे पब्लिक सेक्टर में, हाँ जी, वो होते हैं वो कंपनीज दैट आर कंट्रोल्ड, मैनेज्ड, ठीक है, बाय गवर्नमेंट इधर फुल्ली इटसेल्फ और पार्शियली, ठीक है। जैसे बीएचईएल कह सकते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्ट्रीट क्लीनिंग, है ना, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस टाइप। तो इनमें वेरिएंसेस हम कैसे निकालते हैं, मंथली बेसिस पर, इनमें निकालते हैं मंथली बेसिस पर। ओके, कि मंथली बेसिस में कितना खर्चा होना चाहिए, ठीक है, ये स्टैटिक बजट में ले लेते हैं, और कितना खर्चा हुआ। ओके, अब जब एक्चुअल एक्सपेंस लेते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या क्या, कई बार हमने सर्विसेज कंज्यूम कर ली होती हैं, सर्विसेज यूज, ठीक है, बट उनका बिल नहीं आया, बिल नॉट रिसीव्ड, नहीं भाई, या बिल रिसीव्ड बट पेमेंट नहीं हुई, तो वो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इवन एक्रू नहीं होते हैं, मतलब हर महीने सेम नहीं होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये कहलाता है पर पब्लिक सेक्टर के लिए वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है, राइट। एक बार मैं आपको समझा दूं, इसमें देखो क्या कहना, यही कहना चाह रहा है, हाँ जी।
कॉस्ट कंट्रोल के लिए रेगुलर वेरिएंसेस इज रिक्वायर्ड। एक्चुअल यूनिट कॉस्ट शुड बी कैलकुलेटेड मंथली बेसिस और कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए स्टैटिस्टिकल वुड बी मेंटेन, कैसे नंबर ऑफ विजिट कह सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, मतलब ये एग्जांपल है कि भाई आप क्या सर्विस दे रहे हो, कितनी बार विजिट हो रही है या कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये बेसिस हो सकता है। ठीक है, टाइम रिकॉर्ड भी बेनिफिशियल हो सकता है। अब एक्चुअल मंथली कॉस्ट हम लेते हैं, ठीक है, हर महीने का, विच ऑफर एक्यूरेट इमेज ऑफ बजट। ठीक है, एक्चुअल बजट और खर्चा, मतलब कितना बजट बनाया था, कितना खर्चा हुआ, ये हम मंथली लेते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट से, बट उसमें 3 एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या क्या? हाँ जी, बजटरी कंट्रोल से क्या क्या लेते हैं हम? ट्रेड पेबल एक्रूवल्स, यानी सर्विस तो हमने यूज कर ली बट अभी बिल नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग। भाई जो पैसा आपको देना है, जो पैसा देना है वो आप ऐड करोगे, और जो सर्विस आपने यूज कर दी पर बिल ही नहीं आया तो वो भी तो जोड़ोगे। भाई बिल आ गया, पेमेंट नहीं करी, या बिल ही नहीं आया, भाई पेमेंट तो ड्यू हो ही गई ना। या फिर टाइमिंग डिफरेंस कि कुछ खर्चे हमारे इवन एक्रू नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो ये 3 चीजें मुझे एडजस्ट करनी है एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्लियर बात बेटा? चलिए, हाँ जी, नोट कर लो इसको एक बार। हाँ जी, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन अबाउट स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन मार्जिनल कॉस्टिंग, ये हम प्रैक्टिकल में कर चुके हैं। वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 2 टाइप की कॉस्टिंग होती है, मार्जिनल, एब्जॉर्प्शन। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग है ना, एब्जॉर्प्शन ट्रेडिशनल कन्वेंशनल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम फॉलो करते हैं तो इसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, फिक्स कॉस्ट में केवल एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, राइट, और यहां फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता है, अलग से नहीं निकालते, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं तो उसमें शामिल हो जाता है। इतना लिखना है आपको बस। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जितना हमारा बजट था, जितना हमारे एक्चुअल में हुए, जैसे ट्रेडिशनल में वैसे ही यहां, राइट, इतना आपको लिखना है। तो देख, जब बात करते हैं हम, हाँ देख, मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो सबसे पहली बात आप ये कहोगे कि इसमें हम क्या लेते हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन लेते हैं, और हम क्या लेते हैं, कंट्रीब्यूशन अप्रोच। ठीक है, बट नॉट द प्रॉफिट। ओके, ओनली फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस लेते हैं। राइट, दैट इज सेम बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड फिक्स में, यानी हम अलग से फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, हाँ जी, सेपरेटली नहीं निकालते, सेपरेटली नॉट एनालाइज। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेल्स मार्जिन वॉल्यूम में आ जाता है। हाँ जी, जैसे ध्यान से देखो, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस जब आप निकालते हो, नहीं, एज पर एब्जॉर्प्शन, अच्छा चलो एज पर मार्जिनल, तो क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ब्रैकेट ओपन करूं, तो बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई, अच्छा एक मिनट, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हाँ जी, बजटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस
बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, ये तो होता है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को, सॉरी इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, इस पूरे को आप इससे मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये आएगा डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिर आएगा डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, है ना। तो अब अगर हम ये देखें तो ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ही तो कहलाता है, नहीं। और ये, हाँ जी, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस किस में आता है, ये इन एब्जॉर्प्शन। तो ये कहना है यहां पर आप, और यहां पर केवल एक्सपेंडिचर आता है, वॉल्यूम वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं निकालते अलग से, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेल्स मार्जिन वॉल्यूम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, क्योंकि वहां कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। बस इतना आपको लिखना है। बोलो क्लियर है पार्ट। हाँ जी, देखा जरा इसमें यही कह रहा है। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज द ओनली वेरिएंस, ठीक है। और ये वैसे निकालते हैं जैसे एब्जॉर्प्शन में निकालते हैं। जब मार्जिनल कॉस्टिंग हम यूज करते हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस हम नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि यहां एब्जॉर्ब नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते ना, एब्जॉर्ब का मतलब रिकवर नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएंस डिराइव्ड डू नॉट फीचर्स इन स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। वही बात आई कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, रिकवर्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट के बनने से पहले उसकी टोटल कॉस्ट निकालना, वो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस में होता है, वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मार्जिनल डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। हाँ, तो यही बात कह रहे हैं कि यहां पर जो वेरिएंस निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, ओके, केवल वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, फिक्स का केवल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओके, क्लियर बेटा, चलिए।